देख रहे हैं इंडिया वॉइस, मैं हूं आपके साथ जो इसमें बढ़ते हैं खबरों की ओर। दूसरे चरण में करीब 61% हुआ मतदान। यूपी में दूसरे चरण में 54.85% पड़े वोट। मथुरा में दूसरे चरण में 49.29% वोटिंग हुई। अमरोहा में भी 64.2% मतदान हुआ। बुलंदशहर में दूसरे चरण में 55.79% वोट पड़े। इसी के साथ गाजियाबाद की बात कर ले तो गाजियाबाद में दूसरे चरण में 49.65% मतदान हुआ। वहीं मेरठ की बात कर ले तो मेरठ में दूसरे चरण में 58.70% वोट डाला गया। और ये जो है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दूसरे चरण में जो है 55.79% है मतदान किया गया। गाजियाबाद में दूसरे चरण में जो है बात करें तो करीब उत्तर प्रदेश में 61% मतदान हुआ है। वहीं मेरठ में दूसरे चरण में 58.70% वोट डाले गए हैं। और मथुरा की बात करें तो मथुरा में दूसरे चरण में 49.29% वोटिंग की गई है। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 54.85% वोटिंग जो है वो हुई है। तो कल दूसरे चरण का मतदान था और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर इस तरीके से जो है मतदान हुए हैं। और गाजियाबाद में 49.65% मतदान हुए। मेरठ की बात कर ले तो काफी हॉट सीट मानी जा रही है और यहाँ जो है सभी की नजरें बनी हुई थी। और दूसरे चरण में बात करें तो अब तक जो है पूरे 61% मतदान हुआ है। और उत्तर प्रदेश की खाली बात करें अगर तो उत्तर प्रदेश में 54.85% वोट पड़े हैं। इसी के साथ मथुरा में 49.29% मथुरा से बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी रही है। और सभी की निगाहें जो इन पर लगातार बनी हुई थी और एक बार फिर से जो है वोटिंग हो गई है। और वोट का सियासी गणित जो है लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। बात करें तो पहले चरण में भी चुनाव के जो आंकड़े हैं प्रतिशत है वो कम रहे। दूसरे चरण में भी कुछ यही हालात देखे गए। तो दूसरे चरण में करीब 61% मतदान हुआ है। और यूपी में दूसरे चरण में 54.85% वोट पड़े हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा नजारा जो है देखने को मिला जब मतदान प्रतिशत काफी कम होता दिखाई दिया। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जो है खत्म हो चुका है। और अलग अलग जगहों पर जो है मतदान के प्रतिशत भी सामने आ गए। यूपी में बात करें तो 54.85% वोट पड़े। मथुरा सीट से जो है बात कर ले तो दूसरे चरण में 49.29% वोटिंग की गई। अमरोहा में 64.02% और बुलंदशहर में दूसरे चरण में 55.79% वोट पड़े। इसी के साथ गाजियाबाद में भी कुछ ऐसा ही रहा और 49.65% वोट पड़े। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे 4 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मोहम्मद इमरान संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, अमरोहा में कल क्या नजारा देखा गया? जी बिल्कुल बता दूं, दूसरे चरण का तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। वहीं अमरोहा लोकसभा की अगर बात की जाए तो अमरोहा लोकसभा में 64.02% वोट यहाँ पर पड़ा है। इसके चलते यहाँ पर परसेंटेज का मतदान का परसेंटेज काफी कम रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मतदान का परसेंटेज कम रहा है, इस बार भी अमरोहा की अगर बात की जाए तो अमरोहा में पिछले चुनाव के चलते इस बार भी काफी परसेंटेज कम रहा है, जिसके चलते चुनाव तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हालांकि परसेंटेज में जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार परसेंटेज बढ़ाने को लेकर कवायद कार्य किए गए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये चुनाव का परसेंटेज उसके दृष्टिगत काफी कम रहा है। हालांकि अगर अमरोहा लोकसभा की बात की जाए तो अमरोहा लोकसभा काफी हॉट सीट मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पर जोड़े किए। वहीं गठबंधन की अगर बात की जाए तो गठबंधन से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पर रैली की थी। उत्तर प्रदेश की पहली जनसभा उन्होंने अमरोहा में की थी, जिसके चलते यहाँ पर एक हॉट सीट मानी जा रही है। हालांकि यहाँ मुकाबला गठबंधन और बीजेपी प्रत्याशी में सीधा खड़ा माना गया है, क्योंकि जिस तरह से पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई है, उसके चलते हुए कहीं ना कहीं जो परसेंटेज कम हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल। और शक्ति ठाकुर भी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, अगर हम बात करें दूसरे चरण की लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है, वोट के आंकड़े क्या कहते हैं? तो आपको बता दें कि दूसरे चरण में ही मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर मतदान हुआ था कल, और जो पूरा
पोलिंग परसेंटेज निकल करके आया है शाम 6 बजे तक का, वो 58.70 पोलिंग परसेंटेज रहा है जी। और बात करें अगर चुनाव के कड़े मुकाबले की, तो बीजेपी ने यहाँ रामायण के राम श्री अरुण गोविल को कैंडिडेट के तौर पर उतारा था और जी। सपा से यहाँ पर सुनीता वर्मा को कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया था, जो मेयर की पूर्व मेयर भी रह चुकी है। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है और 58.70 ऑल ओवर मतदान रहा है मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट का। बाकी 4 जून को पता चल पाएगा कि जनता जीत का चेहरा किसके सिर बांध रही है। जी, और गाजियाबाद से प्रवीण भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, गाजियाबाद में क्या हलचल कल देखी गई? दूसरे चरण का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है। जो आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में जो वोटिंग जो परसेंटेज रहा था वो 56% करीब रहा था। इस बार के 2019 के मुकाबले 2024 में वोटिंग परसेंटेज 49.65% रहा। कहीं ना कहीं ये 6% इस बार जो गिरावट वोटिंग में देखी गई है। एक तरफ अगर इस वोटिंग की गिरावट देखी जाए तो एक तरफ टेम्परेचर था और दूसरी तरफ जो लोगों की जो प्रत्याशियों को लेकर उदासीनता देखी जा रही थी, इस वजह से वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। कल 11 बजे तक तो बूथ स्थलों पर लोगों को देखा जाता वोट डालने के लिए, लेकिन 11 बजे के बाद 3 बजे तक बूथ स्थल पर सन्नाटा पड़ गया था। यही कारण रहा, एक टेम्परेचर, दूसरा प्रत्याशियों की तरह जो उनकी नाराजगी थी वो देखने को मिली। और आपको बता दें अब जिस तरीके से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला चला है, तीनों प्रत्याशियों के बीच में जो टक्कर थी बसपा, भाजपा और संयुक्त गठबंधन की प्रत्याशी डॉली शर्मा के बीच में एक कांटे की टक्कर देखी गई है। अब जो है अब इनकी सबकी वोटिंग हो चुकी है। प्रशासन ने भी लोगों को जागरूक किया था, लेकिन प्रशासन के जागरूक करने के बाद ही मतदाता जो है मतदान स्थल पर नहीं पहुंचे। जी, और वरुण शर्मा भी हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। वरुण, हम बात करें बुलंदशहर की, वहां क्या कुछ देखा गया कल माहौल, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और एक के बाद एक कहीं ना कहीं जो सस्पेंस जो है वोट प्रतिशत को लेकर लगातार बने हुए। जी बिल्कुल, बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में कल 56.41 मतदान हुआ और पिछली बार से ये काफी कम था। पिछली बार करीब 60 से ऊपर मतदान हुआ था, मगर अब की बार कम हुआ था। काफी जागरूक यहाँ प्रशासन द्वारा लोगों को किया गया। मगर जो प्रत्याशी हैं तो सांसद भोला सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो पुराने 2 बार के सांसद हैं, उनको टिकट दिया गया। और बाकी जो 2 चेहरे नए थे बीएसपी के और कांग्रेस गठबंधन के, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर भी लोगों की नाराजगी है। कुछ लोग जनता तक नहीं पहुंचे, इसी चक्कर में क्या कहते हैं लोग मतदान करने के लिए नहीं गए। कल काफी कम मतदान बुलंदशहर में हुआ। जी, और इसी के साथ शक्ति एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा है लगातार जो है हापुड़ में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे करते रहे हैं और अपनी जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में जनता से वोट की अपील करते रहे। क्या हुआ ऐसा, क्यों जादू नहीं चल पा रहा है? जो मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट है, ये काफी हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ जिस तरीके से अभी चुनाव से कुछ माह पहले ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी और रामायण के जो राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने उन्हें मेरठ सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतारा था, तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ये मेरठ लोकसभा सीट काफी हॉट सीट मानी जा रही थी। वहीं सपा ने इस सीट पर बता दें आपको 3 बार प्रत्याशी बदले थे। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रत्याशी बनाया था, उसके बाद सरदने से मौजूदा विधायक अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया था और लास्ट मूवमेंट पर उन्होंने योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को प्रत्याशी के तौर पर उतारा था। सुनीता वर्मा मेरठ में महापौर भी रह चुकी हैं, उनके पति योगेश वर्मा हसनापुर से विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि ये बसपा को छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, उसके बाद सपा ने इन पर दाव खेला है और बसपा ने यहाँ देवव्रत त्यागी को अपना प्रत्याशी बनाया था। देवव्रत त्यागी के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जनसभा संबोधित की थी। वहीं आपको बता दें जो बीजेपी प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, उनके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था मेरठ में, योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया था, जनसभा को संबोधित किया था। लेकिन कल का जो मुकाबला रहा है, जो मतदान हुआ है, उसको कहीं ना कहीं जो हमने बातचीत की है उसको देखकर ये लग रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल और सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा के बीच कांटे की टक्कर है और ये 4 जून को ही तय हो पाएगा कि जनता जीत का चेहरा किसके सिर बांध रही है। जी जूही। जी बिल्कुल, और अमरोहा से मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद, अगर हम बात करें जिस तरीके से वहां तमाम तरह की रैलियां की जा रही थी और अमरोहा की बात कर ले तो काफी हॉट सीट मानी जा रही है। लगातार जो लोगों की नजरें इस सीट को लेकर बनी हुई थी, तरह तरह के जो कयास भी लगाए जा रहे थे, अभी का माहौल क्या है?
जी बिल्कुल बता दूं, अगर अमरोहा सीट की बात की जाए तो अमरोहा सीट काफी हॉट सीट मानी जाती थी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी के सभी बड़े नेता और सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने यहाँ पर जनसभा की है इस सीट को। हालांकि यह सीट गठबंधन की सीट मानी जाती है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर गठबंधन से ही सांसद बनकर संसद, दिल्ली की संसद तक पहुंचे थे। इस बार भी जो गठबंधन प्रत्याशी का यहाँ पर काफी विरोध रहा था, उसके बाद भी दोबारा से गठबंधन प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद को यहाँ पर लाया गया, जिसके बाद वहां पर बीजेपी के जो 3 बार से लगातार प्रत्याशी हैं कंवर सिंह तंवर, उन पर बीजेपी ने दाव खेला। हालांकि बीजेपी ने इस सीट को किसी भी तरह से अपने पाले में लेने की कोशिश की, जिसके चलते यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौर हो चुका है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर 3 लगातार जनसभाएं की हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष जयंत चौधरी, उनकी भी जनसभा रही है यहाँ पर। और यहाँ अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा से जो बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने भी जनसभा की है, बसपा प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट किया। लेकिन अमरोहा की जो सीट की बात की जाती तो गठबंधन और बीजेपी में यहाँ कड़ा मुकाबला माना गया, क्योंकि जिस तरह से परसेंटेज की अगर बात की जाए, परसेंटेज जो बहुत कम हुआ है। पिछली जो 2019 का चुनाव था उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा परसेंटेज अमरोहा में रहा था, करीबन 73% यहाँ पर मतदान हुआ था। लेकिन उसके चलते जो अब यहाँ मतदान की स्थिति है, जो मतदान यहाँ पर 64.02% मतदान हुआ है, वहां पर मतदान को देखते हुए तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को नुकसान इसका सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और मथुरा से मोहम्मद फारूक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, मथुरा के क्या हलचल है, वहां कैसा माहौल है? दूसरे चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। जी, और लगता है संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और गाजियाबाद से प्रवीण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, अगर हम बात करें मतदाताओं की, क्या वजह है इतनी कोशिश के बावजूद जो है जो राजनीतिक दल है उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं? देखिए, दरअसल 2019 के जब चुनाव हुए थे तो उस समय का माहौल कुछ और था। मोदी योगी लहर थी, यहाँ भी इस समय भी मोदी योगी लहर है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पर लोगों में उत्साह और जागरूक करने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट करने पहुंचे और बीजेपी को जिताए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर रैली भी की थी। लेकिन वो उत्साह यहाँ से थोड़ा सा ही देखने को मिला। पिछले साल जब गाजियाबाद में जो है 29 लाख से ज्यादा मतदाता, लेकिन आधे फीसदी से भी कम लोग जो है मतदान स्थल पे अब वोट करने के लिए पहुंचे। कहीं ना कहीं ये जो प्रत्याशी के प्रति जो उदासीनता थी, जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग को जो टिकट दिया गया था, उनकी नाराजगी जनता जी बिल्कुल। प्रवीण, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़े हैं। फारूक, हम मथुरा सीट की बात कर ले, मथुरा में मतदान की बात कर ले, किस तरीके के मतदान जो है वहां देखे गए? कल दूसरे चरण के मतदान संपन्न कराए गए हैं। जी जूही, बिल्कुल जो है मथुरा में जो है जिस तरीके से 2019 में मतदान हुआ था और जो लोगों में एकदम उत्साह था, वो इस बार देखने को कम मिला है उत्साह। और मथुरा में 63% 2019 में मतदान हुआ था, इस बार जो है 49.49 यानी 49.49 मतदान इस बार मथुरा में हुआ है। जबकि मथुरा में सांसद हेमा मालिनी तीसरी बार जो है हैट्रिक लगाने के लिए उनका दावा है। और वहीं जो है कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी जो है मुकेश धनगर हैं, उधर सुदेश चौधरी हैं बीएसपी से। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है मथुरा में देखने को जो ही मिल रहा है। और जिस तरीके से 2019 में राष्ट्रीय लोकदल के कुंवर नरेंद्र सिंह हेमा मालिनी से चुनाव लड़े थे और उस समय जो है 63% मथुरा में मतदान हुआ था, और इस बार जो है 49.49 मतदान जो है मथुरा में हुआ है। और कहीं ना कहीं जो है देहात में भी जो है मतदान में कमी देखी गई है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से लगातार जो है प्रयास किए जा रहे थे कि मतदान जो है मथुरा में तेजी से चले और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने प्रचार भी जिला अधिकारी और एसएसपी द्वारा किया जा रहा था और तमाम जिला प्रशासन द्वारा प्रचार किया जा रहा था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो इस तरीके से जो है देखने को जो आया, कई बूथों पर हमने बात करी, देखा जो है तो मतदान में जो है कमी नजर आई। शहर में जरूर मतदान थोड़ा सा तेज गति से दिखाई दिया। जी बिल्कुल फारूक, तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं मतदान के प्रतिशत में लगातार कमी देखने को मिल रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शक्ति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं बढ़ते हैं आगे, यूपी के कई जिलों में आज सीएम योगी करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी मांगेंगे वोट। हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा में सीएम करेंगे जनसभा। सीएम योगी के दौरे को लेकर
तैयारियां पूरी, सुरक्षा पुख्ता। तो ये बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के कई जगहों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और इटावा में जो है जनसभा करेंगे। हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यूपी के कई जिलों में आज सीएम योगी रहने वाले हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगेंगे। तो एक बार फिर से अब तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से देखी जा रही है। हालांकि आंकड़ों की बात कर ले तो लगातार जो है प्रतिशत में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और इसी को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं और इसको लेकर जो है तैयारियां भी पूरी तरह से की जा रही है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो सीएम योगी के दौरे को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की जा रही है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहेंगे और जनसभा करेंगे। जनसभा के दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट मांगेंगे। तो हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां जनसभा करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है चुनावी दौर जारी है और इस दौरान सभी दिग्गज जो है चुनावी रण में उतरे हैं और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर वोट मांग रहे हैं। तो सीएम योगी के दौरे को लेकर जो है तैयारियां भी पूरी की जा रही है। कई जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और जनसभा करेंगे। फिरोजाबाद, इटावा जिलों में जाकर जो है जनसभा करेंगे और इसी के साथ हाथरस में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी वोट मांगेंगे और हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा में जनसभा भी करेंगे। तो यूपी के कई जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जनसभा करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। तो इस बार अगर बात करें, हालांकि जो मतदान केंद्र पर जो मतदान के प्रतिशत है वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल जो है पूरी तैयारियों के साथ रणभूमि में उतर चुकी है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के साथ ईवीएम पर डाले गए वोटों के 100% सत्यापन की मांग करने के मामले में फैसला सुनाया, जिस पर दिग्गजों का बयान सामने आया है। चलिए आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा। केंद्र सरकार ही तो इलेक्शन कमीशन बनाती है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और एक मंत्री इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते हैं। आज अगर केंद्र सरकार कह दे कि सारी की सारी वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन मानेगा। समस्या तो ये है, जब ये कोर्ट में मामला जाता है तो इलेक्शन कमीशन भी इसका विरोध करता है, केंद्र सरकार भी इसका विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध करती है। तो उसका विरोध क्यों है, ये बात समझ के परे है। नहीं, देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मालूम है और उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व भी किया है, देखा भी है, परंतु विपक्ष के लोग जिस प्रकार का एक रूमर फैलाते हैं, झूठ का रूमर फैलाते हैं और वो झूठ का रूमर फैला करके लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। परंतु मोदी की सरकार ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है, लोगों के हित में काम कर रही है। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग रहे हैं। जर्मनी जो है
देश जो जर्मनी हमसे संपन्न है, हमसे ताकतवर है, हमसे बहुत आगे है, वो भी देश ईवीएम से वोट करने को है। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी और इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और एक बार फिर विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है। बार बार जनता के दरबार में जिस विपक्ष को ठुकराया जाता है, वो ईवीएम को आरोप लगाकर कहीं न कहीं अपनी हार का ठीकरा वहां पर फोड़ता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वीवीपैट की पर्चियों को मिलाने की याचिका को खारिज किया है, जिसका हम स्वागत भी करते हैं। और विपक्ष से मेरा इतना ही अनुरोध रहेगा, चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पर लड़ें, विचारधारा पर लड़ें। हम लोग भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी जी के ईमानदार नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये है मोदी सरकार की पहचान। दूसरी ओर विपक्ष के भ्रष्टाचार, चाहे उनके यूपीए का नाम बदलकर इंडी गठबंधन रख लिया हो, चेहरे वही हैं, सोच वही है, काम वही है और जनता इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सर, आज वायनाड में भी चुनाव हो रहे हैं और राहुल गांधी वहां से प्रत्याशी है, क्या लगता है समर्थन मिलेगा, जनता देगी? देखिए, एक बात स्पष्ट कर देगी अगले कुछ दिनों में, अगर राहुल गांधी जी वायनाड में चुनाव हार रहे हैं तो जरूर किसी और दूसरी सीट से लड़ने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है जिस तरह से राहुल गांधी जी ने प्रतिबंधित संगठन एसडीपीआई, पीएफआई जो आतंकवादी सोच को और भारत के खिलाफ एजेंडे को समर्थन देते हैं, उनका समर्थन अगर राहुल गांधी जी लेकर चलते हैं तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि राजनीति में एक चुनाव जीतने के लिए इतना नीचे कांग्रेस पार्टी गिर जाएगी कि ऐसे प्रतिबंधित संगठनों का सहायता भी लेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपेक्षित था ही, और इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, कानून के दायरे में काम करती है। उन्होंने ईवीएम कोई एक नहीं, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर लोग इस पर इलेक्शन कमीशन काम कराता है, लेकिन कांग्रेस और तथाकथित कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जैसे लोग अपनी हार के ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम के नाम का दुरुपयोग करना और न्यायालय का और देश का समय बर्बाद करना, पैसा खराब करना, इसका जवाब मैं तो कहता हूं न्यायालय को इनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। Today is a great day for democracy. Democracy has won, and those who are the purveyors of propaganda and prapanch on EVMs have lost. Today, Baba Saheb Ambedkar ji has won. Today, Constitution has won. Today, Election Commission of India has won. Today, Loktantra has won. And the Congress and its entire alliance and ecosystem, India Alliance, which was spreading rumors and unfounded claims against EVMs, have lost. और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।